सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th का जो अध्याय है 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर्स ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ये प्रश्न बैंक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो जारी की गई है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न हैं आज हम वो देखेंगे। इसके पहले मैंने सारे वीडियो डाल दिए गए, तो आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अधिकांश यानी लगभग सभी प्रश्न इस क्वेश्चन बुकलेट में से ही पूछे जाएंगे। इसलिए आज हम जो है इस चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। ये पूरी यूनिट होती है हमारे पास में 12th के लिए, और इस यूनिट के सारे ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक प्रकाश सोर्स से प्रकाश निम्न रूप में निकलता है। जो प्रकाश सोर्स होता है, कोई सा भी लाइट का स्रोत होता है, उससे प्रकाश किसके रूप में अपने को निकलता है, अपने को बताना। तो मैक्स प्लांक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है या उत्सर्जित होता है, और उन ऊर्जा के बंडलों को या पैकेट्स को हम फोटान कहते हैं। तो जब भी हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश किसी भी स्रोत से फोटान के रूप में उत्सर्जित होगा। तो हमारा चौथा आंसर सही है, फोटान के रूप में उत्सर्जित होगा। एक फोटान की ऊर्जा निम्न रूप में दी जाती है। फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E = h/ν का जो फार्मूला होता है उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, E = h/ν, जहाँ ν प्रकाश की आवृत्ति होती है और h जो होता है वो प्लांक का नियतांक होता है। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला होगा, ये ν है, न्यू का लेना इसको, E = h/ν। तो ऊर्जा जो होती है E = h/ν। तो प्लांक ने ये बताया कि प्रकाश जो ऊर्जा के बंडल रूप में चलता है जिसको हम फोटान कहते हैं, और एक फोटान की ऊर्जा E = h/ν होती है, जहाँ ν जो होती है प्रकाश की आवृत्ति होती है और h जो होता है प्लांक का नियतांक होता है। और इस प्लांक नियतांक का मान जो होता है 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकंड के बराबर होता है। ये मान भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, इनमें हमने संबंध देख रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। यानी जूल और इलेक्ट्रॉन, जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, तो एनर्जी की इकाई होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो भी हमारे पास ऊर्जा की इकाई होती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। डी ब्रोगली संबंध है। डी ब्रोगली का जो संबंध होता है, लैम्ब्डा इक्वल टू होता है h/p के बराबर होता है। ये डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य समीकरण कहलाती है। और p इक्वल टू होता है mv, संवेग का सूत्र था द्रव्यमान गुणित वेग, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरह से p = mv यदि हम मान रख देते हैं तो लैम्ब्डा का मान हमारे पास में आ जाएगा h/mv। h/mv पहले वाला सही आंसर है। ये लैम्ब्डा है, प्रिंट नहीं हुआ, इसको लैम्ब्डा कर लेना, जहाँ जहाँ n टाइप लिखा हो लैम्ब्डा है। तो इस तरह से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की समीकरण होगी, तो लैम्ब्डा = h/mv के बराबर होगी। ये अपने को मालूम होना चाहिए, लैम्ब्डा = h/mv। विकिरण व्यवहार करता है। तो डी ब्रोगली का हमने द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत पढ़ रखा है कि प्रकाश जो होता है वो जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई कण गति करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में तरंग भी एसोसिएट होती है, उसके साथ तरंग भी संलग्न होती है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है, इसको हम द्वितीय प्रकृति कहते हैं प्रकाश की। तो कण भी रहेगा और तरंग का व्यवहार भी रहेगा, दोनों का व्यवहार रहेगा। तो कहीं पर कण और कहीं पर तरंग की भांति वो व्यवहार करता है। यानी यदि कण है तो उसके साथ तरंग हमेशा संलग्न रहेगी, जुड़ी रहेगी। प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न रहती है, इसको हम प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। और ये प्रकाश में प्रकृति पाई जाएगी, द्वितीय प्रकृति। गतिशील फोटान का द्रव्यमान होता है। तो गतिशील फोटान का द्रव्यमान कितना होगा? तो हमने पढ़ रखा है E = होता है h/ν, और आइंस्टीन का समीकरण कहता है E = mc²। इन दोनों को इक्वल कर दो, ये भी, तो mc² = h/ν या m = h/ν
अपान सी का स्क्वायर। तो इस तरह से गतिशील प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो एच न्यू कर लो इसको, या एन आवृत्ति लिखा तो एन भी लिख सकते इसको, एच न्यू अपान सी का स्क्वायर। ये सी स्क्वायर है ध्यान रखना। तो ई इक्वल टू द्रव्यमान जो होगा एच न्यू अपान सी का स्क्वायर के बराबर होगा। ये ऑप्शन हमारे पास सही होगा। ये प्लांक के समीकरण है और ये आइंस्टीन के समीकरण, दोनों को बराबर कर देना क्योंकि ये भी है ये भी है। यहाँ से एम का मान निकालना, सी स्क्वायर को नीचे ले जाना। न्यू आवृत्ति कहलाएगी, सी प्रकाश का वेग और एच प्लांक का नियतांक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये मैं पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणी 10 की घात -1.6 गुणी 10 की घात -19 कूलाम लिख लेना, यहाँ पर कूलाम छपा नहीं, कूलाम होता है ध्यान रखना। और यदि प्रोटॉन का पूछते हैं प्लस में आ जाएगा, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणी 10 की घात -19 कूलाम होगा, ये प्रोटॉन का। और ये न्यूट्रॉन का होता। और यदि ये इलेक्ट्रॉन का होता, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये प्रोटॉन का है। और यदि न्यूट्रॉन पूछते तो 0 शून्य आवेश होता, कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल होता है। अभी मैंने लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणी 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, -19 जूल। 1.6 गुणी 10 की घात -19 जूल भी लिख लेना साथ में जूल। विभवांतर 10 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है। देखो ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, जो ऊर्जा निकालते हैं वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर, और उसको ev के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी किसी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की जब उसको अपन वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, त्वरित होता है, उसका वेग बढ़ जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा होती है ईवी होती है। तो ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे 10 वोल्ट 10 दे रखा है वोल्ट का मान, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ई को ऐसे लिखो और वी की जगह 10 रखो, इसकी जगह 10 रखना, इसकी जगह ई, तो कितना आ जाएगा 10 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी ऊर्जा हमारे पास। जब भी काइनेटिक एनर्जी आए तो के ई या के इक्वल टू ए इंटू वी होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ई वी। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हमको पता है जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। ऊर्जा ई के प्रोटॉन का संवेग होगा, संवेग और ऊर्जा ई, ये इक्वल टू क्या होता है एम सी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। या ई इक्वल टू इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम सी इंटू सी। एम और सी द्रव्यमान गुणित वेग, ये मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। ध्यान रखना जब भी एम वी लिखो या एम सी, यहाँ चूंकि प्रकाश की बात हो रही प्रोटॉन की बात हो रही इसलिए वी की जगह सी लिखेंगे। ध्यान रखें ये फार्मूला क्या हो जाएगा ई इक्वल टू पी इंटू सी हो जाएगा। पी संवेग होता है और संवेग का फार्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग, पी इक्वल टू एम सी होता है। तो ये एम सी लिख देंगे। अब इसमें सही फार्मूला कौन सा देखो, आप लोग क्या निकालना संवेग पी, पी बराबर क्या आएगा ई अपान सी हो जाएगा, ई बाई सी, ई बाई सी वाला ये सही हो जाएगा, पी इक्वल टू होता है ई बाई सी होता है। विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दे, डी ब्रोगली तरंग दे और विभवांतर के बीच संबंध हमने स्थापित कर रखा है, वीडियो देखना। 150 बटे वी एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास डी ब्रोगली तरंग देने का सूत्र होता है अंडर रूट 150 बटे वी एंगस्ट्रॉम। वी वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दे रखा है 150 वोल्ट, V इक्वल टू 150 बटे 150, 150 कट जाएगा एंगस्ट्रॉम, तो कितना आ जाएगा लैम्बडा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अब इसमें 1 एंगस्ट्रॉम का मान दे नहीं रखा तो 1 एंगस्ट्रॉम सही उत्तर होगा। चौथा आंसर 1 एंगस्ट्रॉम कर लो, 1 एंगस्ट्रॉम, और ये सही आंसर होगा। 1 मीटर हो नहीं सकता, 150 एंगस्ट्रॉम हो नहीं सकता, 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की घात -9 मीटर, ये भी नहीं हो सकता। तो कितना आएगा केवल 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर। यदि 10 की घात -10 मीटर में दिया था तो भी सही उत्तर होता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। ये ध्यान रखें। कैथोड किरणों पर आवेश होता है तो हम जानते हैं कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है तो हमने पढ़ा था E इक्वल टू एच न्यू होता है। प्लांक की ऊर्जा प्रोटॉन की ऊर्जा होती है एच न्यू, जैसे एच का मान निकालेंगे एच इक्वल टू ये अपन न्यू हो जाएगा। न्यू क्या कहलाती है आवृत्ति, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ध्यान रखना। तो न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 1/t, टी उलट गुणित ऊपर चले जाएगा तो एच इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू टी। ई क्या है एनर्जी, एनर्जी का मात्रक जूल, और एच क्या है समय, टाइम है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक जूल इंटू सेकंड होगा।
इसी प्रकार से प्लांक नियतांक का यदि विमा निकालने के लिए बोले तो E इक्वल टू एच न्यू हम जानते हैं, H इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा, न्यू को नीचे ले आना। E क्या है? एनर्जी, एनर्जी की विमा होती है, ऊर्जा की विमा यानी कार्य की विमा, ml इस पे t-2 होती है, और न्यू आवृत्ति होती है। अभी हमने लिखा आवृत्ति इक्वल टू 1 बटा आवर्तकाल होता है, तो इसको हम t की घात -1 भी लिख सकते हैं, आवृत्ति को t की घात -1, या ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, तो -2 में से +1 चले जाएगा तो -1 बच जाएगा, तो इसकी सही विमा हो जाएगी ml² t-1। तो इस तरह से इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं। किसी धातु की तल पर प्रोटॉन के आघात होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने तक लगा समय होता है। तो जब भी किसी धातु की सतह पर प्रोटॉन आपतित होते हैं तो बहुत कम समय अंतराल होता है, और वो समय अंतराल लगभग 10⁻⁻10 सेकंड तक का होता है। इतने समय में वो बाहर उत्सर्जित हो जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी उसके अनुक्रमानुपाती होती है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। जो इंसिडेंस लाइट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सही कथन है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कब होगा? जब आवृत्ति जो होती है वो देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर या उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो देहली आवृत्ति के ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ कथन सही हो जाएगा कि देहली आवृत्ति के ऊपर, यानी यदि आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसका मान देहली आवृत्ति से अधिक है, तो ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर एक धातु का कार्यफलन दे रखा है 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कार्यफलन का सूत्र अपने पता है, फाई इक्वल टू h न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट इक्वल टू फाई अपॉन h हो जाएगा, h को नीचे ले आना। फाई का मान अपने को दे रखा 2.31, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और एच का मान अपने पता 6.6 × 10⁻34 जूल होता है सेकंड। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में उससे बदल लेना जूल में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻90 जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जूल रख देना, 1.6 × 10⁻90 और 6.6 × 10⁻34, ये एच का मान है, एच का मान ये और फाई का मान ये रखा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा देना, क्यों? क्योंकि एसआई पद्धति में जूल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी जगह ये रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 5.6 × 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर होता है। तापायनिक उत्सर्जन रूपांतरण होता है। तापायनिक उत्सर्जन किसको कहते हैं? जब किसी धातु की सतह को हम गर्म करते हैं, गर्म मतलब हीट देते हैं, उष्मा देते हैं। हीट यानी थर्मल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, यानी उष्मीय ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी गर्म करने से, उष्मा देने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। फिर दे रखा टंगस्टन और सोडियम के कार्यफलन दे रखे, और इसकी देहली आवृत्ति दे रखी है सोडियम की 5460, तो अपने को निकालना है टंगस्टन की देहली आवृत्ति निकालना है। तो कार्यफलन वाला सूत्र हमने पढ़ा था, फाई इक्वल टू h न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट इक्वल टू c अपॉन लैम्ब्डा होता है, ध्यान रखना न्यू का वैल्यू c अपॉन लैम्ब्डा होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के लिए एक टंगस्टन के लिए बना लेंगे सूत्र और एक सोडियम के लिए बना लेंगे। तो फाई टी मतलब टंगस्टन का कार्यफलन अपॉन में सोडियम का कार्यफलन वर्क फंक्शन इक्वल टू लैम्ब्डा एन अपॉन लैम्ब्डा टी, ये दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना, क्योंकि फाई और लैम्ब्डा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती हो, उल्टा होता, इसलिए यहाँ सूत्र में उल्टा लिखना। तो फाई टी मतलब टंगस्टन की वैल्यू दे रखी 2.3, फाई टी का मान दे रखा, टंगस्टन का मान 4.5, टंगस्टन की वैल्यू दे रखी 4.5 कर लो इसको। हाँ, सोडियम की वैल्यू दे रखी है 2.3, सोडियम की जगह 2.3 रख दो। फाई एन का मान दे रखा, सोडियम की तरंग दैर्घ्य दे रखी है 5460, और फाई टी मतलब टंगस्टन का 405। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मतलब 2791 के लगभग आता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने करी थी, ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी और गणितीय व्याख्या आइंस्टीन ने करी थी, ये ध्यान रखना। यदि फोटॉन की ऊर्जा ही और संवेग
P हो तो इसके बीच संबंध होगा। तो अभी हमने पहले ही लिखा था E इक्वल टू होता है MC का स्क्वायर, E इक्वल टू MC इंटू सी लिख सकते हैं इसको। MC मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, ये संवेग कहलाता है, इसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, P इंटू सी। तो E इक्वल टू होगा P इंटू सी, ये ऑप्शन सही होगा। लास्ट प्रश्न, एक फोटॉन की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो उसका संवेग होगा। तो संवेग को तरंगदैर्घ्य में संबंध हमने पढ़ रखा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, लैम्ब्डा इक्वल टू h अपान p या p इक्वल टू h अपान लैम्ब्डा। ये हमारे पास संवेग और तरंगदैर्घ्य में संबंध वाला सूत्र है जो डी ब्रॉगली का समीकरण कहलाता है। अब इसमें h का मान अपने को पता होना चाहिए, h जो प्लांक नियतांक कहलाता है और उसका मान 6 p का मान हम लिखेंगे, h का मान 6.6 गुणित 10 की घात -34 जूल के बराबर होता है, जूल सेकंड। तो लैम्ब्डा हमारे पास दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, इसको मीटर में चेंज कर लो तो मीटर जब भी लिखेंगे तो 10 की घात -10 लिखना है। एक एंगस्ट्रॉम का मान -10 की घात -10 मीटर होता है। तो जब भी एंगस्ट्रॉम दिया हो तो इसको 10 की घात -10 से गुणा कर देना और इसको हम सिंपल हल कर लेंगे। तो मैं यहाँ हल कर देता हूँ। तो P इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, 10 किलो हटा दो, 10 किलो हटा देंगे तो यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 66 गुणित 10 की घात -34 और नीचे बचेगा 4 में से 10 में से 4 जीरो चली जाएगी, 10 की घात -6 बचेगा, 10 की घात -6, ये 10 की घात -6 और बटे में 5 ही बचेगा 5 और ये 10 की घात -6 ऊपर चली जाएगी, क्या बचेगा 66 बटे 5 गुणित 10 की घात -28, 34 में से 6 चली जाएगी क्योंकि ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, 34 में से 6 जाएगा -28 बचेगा। 66 में भी हम 5 का भाग लगाते हैं तो P इक्वल टू आ जाएगा 5 एकम 5 और 1 बचेगा, 5 3 15, फिर 5 2 10, 13.2 गुणित 10 की घात -28, इतना उत्तर आएगा। तो अब इसमें क्या दे रखा, 13.2 नहीं दे रखा, 27 दे रखा। तो एक अंक इधर किसका दो इसको, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1.32 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा जो कि संवेग का मात्रक होता है। तो जब भी 10 किलो इधर किसका ना, तो एक जीरो इधर कम कर देना तो 10 की घात -27 हो जाएगा। तो 1.32 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम पर सेकंड, ये इसका सही उत्तर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।